नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। सुबह 9:30 बजे का वक्त हो चला है और कारोबार जगत की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का भी समय आ गया है। चलिए सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। फेड रिजर्व ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती का किया ऐलान। राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आते ही फेडरल रिजर्व ने 0.25% की कटौती का लिया फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान इंडिया नेटवर्क के थिंक टैंक को किया संबोधित। कहा, भारत के औद्योगिक कौशल विकास, हरित ऊर्जा और भविष्य की मोबिलिटी में है असीम संभावनाएं। फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी को भी बताया है। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार क्वांटिटी के हिसाब से दुनिया का दूसरा और कीमत के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 343 अंकों की गिरावट के साथ 80,000 से नीचे लुढ़का। निफ्टी 102 अंक गिर करके 24,000 के करीब। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी रहेगी निगाह। लेकिन आज के फोकस में हम बात करेंगे अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने के बाद भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसी रही। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे, बहुत सपाट कारोबार के संकेत मिल रहे हैं तो हुआ भी है। इस वक्त भी बाजार बिल्कुल फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 अंक ऊपर सिर्फ गिफ्ट निफ्टी आज सुबह के कारोबार में दिखाई दिया। सेंसेक्स की ओपनिंग तेज गिरावट के साथ हुई। हालांकि अब बाजार थोड़े से संभलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। 343 अंक नीचे सेंसेक्स 79,158 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत करता दिखाई दिया। निफ्टी 50 में भी तेज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। अब इस वक्त थोड़े से बाजार संभलते हुए नजर आ रहे हैं और जो शुरुआती गिरावट थी अब उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स इस वक्त पॉजिटिव टेरिटरी में है। इन्फोसिस 1.25% ऊपर। टेक महिंद्रा में भी 0.25% के करीब बढ़त दिख रही है। विप्रो भी ½ % से ज़्यादा फायदे के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोलो हॉस्पिटल और सन फार्मा में भी बढ़त है। स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बीपीसीएल 1.5% ज़्यादा गिरा है। ट्रेंट में भी 1.5% की गिरावट। रिलायंस, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज भी आज बाजार को संभालते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मिड कैप 290 अंक गिर रहा है और स्मॉल कैप में ज़्यादा तेज गिरावट आई है। 464 अंकों की गिरावट के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नेगेटिव जोन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त सिंगापुर में है और आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क से 8वें राउंड टेबल सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत आसियान के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए भारत के औद्योगिक कौशल विकास, हरित ऊर्जा और भविष्य की मोबिलिटी में असीम संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने हाल ही में जो कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया को फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसकी भी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भारत और आसियान को इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। In India, we are seeing both the proliferation of global capability centers and the expansion of manufacturing. To accelerate these trends, the Modi government has announced the establishment of 12 new industrial parks. It has also doubled down on infrastructure building that has made so much progress already in the last decade. Along with that, there is a deepening focus on enhancing the quality of India's talents and skills through vocational training, internships, and expanding the education sector. Each of these could be opportunities for the partnership between ASEAN and India. तो श्रम और रोजगार मंत्रालय और सिग्नस उजाला समूह के बीच समझौता हुआ है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन करके उभर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार सेवाओं से जुड़ी जानकारियां इसमें दी जाती हैं। सिग्नस उजाला के साथ जो साझेदारी हुई है वो हेल्थ सेक्टर में
इस पहुंच का विस्तार करेगी, जिससे भारत के युवाओं को अच्छी नौकरियां खोजने और इस क्षेत्र में करियर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर लगभग 25 लाख रिक्तियां आने की उम्मीद है, जिससे देश के युवाओं की सार्थक रोजगार तक पहुंच काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। एक और अच्छी खबर भारत के स्मार्टफोन बाजार को लेकर के आई है। चालू कैलेंडर वर्ष यानी जनवरी से लेकर के अब तक की हम बात करें तो तीसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर के सितंबर तिमाही में ये जो क्वांटिटी के लिहाज से दुनिया भर में ये भारत का स्मार्टफोन बाजार अब दूसरे नंबर पर जा चुका है और अगर वैल्यू की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुमान से ये जानकारी हासिल हुई है। तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन के वैश्विक शिपमेंट में भारत की हिस्सेदारी 15% से ज़्यादा रही। चीन की 22% की हिस्सेदारी के बाद यह दूसरा स्थान है। भारत के बाद 12% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। मूल्य के लिहाज से बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर है। 2024 कैलेंडर वर्ष में तीसरी तिमाही में हिस्सेदारी 12% है। चीन ने अभी तक बिक्री में 31% के साथ अपने पहले स्थान को बरकरार रखा है। अमेरिका 19% के साथ दूसरे स्थान पर। जर्मन ऋणदाता डॉयशे बैंक ने भारत में अपने परिचालन को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। डॉयशे बैंक के बयान के अनुसार हाल ही के वर्षों में भारत को दिया गया यह सबसे बड़ा पूंजी आवंटन है और इसका उपयोग कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और निजी बैंकिंग में कारोबार बढ़ाने के लिए किया जाएगा। बैंक का ध्यान सप्लाई चेन में बदलाव और डिजिटलीकरण जैसे वैश्विक रुझानों के बीच भारत की अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने पर है। इससे पहले बैंक ने 2020 में 2,700 करोड़, 2019 में 3,800 करोड़ रुपए निवेश किए थे। बैंक भारत में 17 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है और देश के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक है। अब भारत में बजट एयरलाइंस के तौर पर शुरुआत करने वाले और सबसे चर्चित एयरलाइन कंपनियों में से एक जेट एयरवेज को अब सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंद पड़ी एयरलाइन अब जेट एयरवेज के एसेट्स को बेचने का वक्त आ गया है। अभी एयरलाइन कभी भी दोबारा उड़ान नहीं भर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जेट एयरवेज को यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को बरकरार रखने वाले ऑर्डर देने वाली याचिका को अब खारिज कर दिया है। इसके अलावा इसकी ओनरशिप को जालान कालरॉक कंसोर्शियम ने JKC को ट्रांसफर करने को मंजूरी देने के NCLT के फैसले को भी खारिज कर दिया। यानी अब इसका रिवाइवल नहीं हो पाएगा, कोई दूसरी कंपनी से खरीद नहीं पाएगी, इस कंपनी का परिचालन नहीं होगा। यानी जेट एयरवेज अब इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अलग अलग देश अपने हिसाब से ये हिसाब लगाने में जुटे हुए हैं कि उनकी अपनी इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा। और आज हम भारतीय इकॉनमी पर इस बड़े बदलाव का क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा करके अब अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर वापसी की है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दिया। इसमें सख्त प्रवासी नियम और विदेशों के साथ अलग थलग पढ़ करके जो काम करने की सोच है वो शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की इस आप्रवास की नीति, व्यापार और विदेश की नीतियां इसी सोच पर आधारित हो सकती हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ट्रंप की वापसी भारत पर क्या कुछ असर डालेगी, आज के फोकस में इसी पर चर्चा करेंगे। और ट्रंप की जीत के बाद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सप्लाई चेन श्रृंखलाओं में संभावित तेजी और डिस्ट्रप्शन को एक अवसर के रूप में देखता है। सिडनी में CEOs और बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जयशंकर ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में US एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर कर सकता है और विदेशों से आने वाले स्किल्ड वर्कफोर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। There was already a reordering of supply chains which was taking place. It is very likely that in view of the election results yesterday in the US that this would accelerate. I mean, some of it would certainly be somewhat disruptive, but we in India perceive it as an opportunity. A United States under Donald Trump will make a distinction in immigration and mobility, that for them economically justified mobility will have to be fostered
those where the economic value is less or negative will have to be managed. और ट्रंप की वापसी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं CEO ईग्रो फाउंडेशन के डॉक्टर चरण सिंह, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री में हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने का। स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर, जो कि फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। इसका असर क्या होगा, सबसे पहले वहीं से बात शुरू करते हैं, उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स पर हम ट्रंप की वापसी के असर पर बात करेंगे। सर, बिल्कुल, ट्रंप की विक्ट्री का ये तो दिख ही रहा था कि क्योंकि वो बड़े लिबरल पॉलिसीज हैं, बिजनेस ओरिएंटेड है, तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी पे विश्वास रखेंगे। तो जिस तरीके पिछली बार भी फेड ने अपने कटौती की, इस बार जैसे ही विक्ट्री हुई और फेड की मीटिंग चल रही थी, काफी अर्थशास्त्री, मैं भी यही सोच रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुई जाए। तो वही हुआ। तो फेड ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है ठीक रफ्तार पे चल रही है, इन्फ्लेशन 2 की तरफ जा रही है, जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और इसलिए हम रेट को कट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर लिबरल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज अमेरिका में आ रही हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो हमारे लिए अगर उनकी इकोनॉमी बूम करेगी, जो हमें आशा है करेगी, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसी तरीके जो कैपिटल फ्लोज है, उससे हमें भी जो डर था कि अगर हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे और कैपिटल फ्लो उधर जा सकता है, तो वो डर अब हमारा थोड़ा कम हो गया। तो हमारे लिए भी अच्छा है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा बूस्ट है। मेरी समझ में ये ट्रंप की जीत का उनको एक फेड रिजर्व ने, सेंट्रल बैंक ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, उन्होंने वेलकम किया है। देखिए सर, जिस तरह से हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं कि एक तरह से चीन और अमेरिका के बीच में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, और इसलिए भारत को एक ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप के चूंकि आपने शुरुआत में कहा कि वो खुद एक बिजनेसमैन है, इसलिए उनकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो अब जब वो अमेरिका फर्स्ट पर फोकस करते हुए सत्ता में वापसी कर रहे हैं, ऐसे में जो अमेरिका की तरफ से, चाहे वो टैरिफ लगाने वाली बात हो या फिर अलग अलग तरीकों से जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आने वाली हैं, उसका ओवरऑल इंडिया की इकॉनमी पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर। मेरा खुद इंटरेक्शन जब भी इंडियन बिजनेस से या बाहर के बिजनेस से होता है, सब एक ही चीज कहते हैं, हम शांतप्रस्त हैं, हमें शांति चाहिए ताकि कॉमर्स में बाधा हो। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ट्रंप के एंटी चाइना स्टैंड हम सब लोग जानते ही हैं, और ट्रंप की आउटस्पोकननेस और सीधा बोल देना और ट्रांसपेरेंट और क्लैरिटी ऑफ थॉट हम सब लोग जानते हैं। तो जो एंटी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो उसमें लगता है बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। चाइना को अब समझना पड़ेगा कि अमेरिका वही नहीं जो पहले था, और ट्रंप की जो पिछली 4 साल थे उसमें क्लियर पोजीशन ट्रंप ने ली थी। ऑफकोर्स कोविड जब आया तो ये अपने जा रहे थे, बात वो थोड़ी सी अलग है। पर मुझे लग रहा है कि सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो चाइना एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता था, उसमें शिफ्ट आने वाला है। बिजनेस में क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज है, लिबरल है, रिपब्लिकन है, तो इसलिए मुझे लगता है जो वॉर्स लगी हुई है, जिससे हाँ डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा मिलता है, एमुनेशन आर्म्स को मिलता है, पर दैट इज नॉट जो सारे बिजनेसमैन चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी एकदम थोड़ा सा स्लो डाउन हो या बंद हो जाएगा। जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी कुछ होगा। जो इकोनॉमी अब दुनिया की बढ़ेगी वो डिफेंस इंडस्ट्री के साथ कंधे पे नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी प्योर बिजनेस के उस पे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि टोटल सप्लाई चेन में फर्क, इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्क, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में फर्क, उससे इंडिया को बहुत लाभ होने वाला है। ट्रंप को ये चीज का ज्ञान है कि अगर इस दुनिया के इस हिस्से में अगर उनका कोई दोस्त है तो वो इंडिया है। इन्होंने अपनी पहली टर्म में भी दिखाया था, इलेक्शन के दौरान भी जब बात हो रही थी तब भी उन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले जीत के बाद भी उन्होंने कहा था कि इंडिया एक उनके लिए बहुत अहम देश और बहुत अहम पार्टनर है। हम डेमोक्रेटिक तो है ही है, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर्स हमारे स्ट्रेंथ है, डिजिटल इकोनॉमी हमारी स्ट्रेंथ है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की दुनिया में ट्रंप एक बिजनेसमैन समझता है कि इंडिया एक इनके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो।
सर अब थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि ट्रंप या फिर कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप या फिर कहें बिजनेसमैन ट्रंप, उन पर भरोसा कितना किया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि अर्जेंटीना में G20 के सम्मेलन के दौरान उन्होंने अचानक ये फैसला किया कि अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से अपने आप को वापस खींच रहा है। जलवायु परिवर्तन पर इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि हस्ताक्षर करने के बाद वो पीछे हट गए। उसके बाद हमने एक दूसरे इंस्टेंस में देखा कि वो WTO की जो अपीलेट बॉडी है, जो सबसे बड़ी शिकायत है भारत की कि भाई अपीलेट बॉडी काम नहीं कर रही है, तो इस वक्त ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर के कहा जाए उन्होंने अपीलेट बॉडी में जो नियुक्तियां होती हैं उनको अभी तक किया नहीं, अब एक तरह से डिफंक्ट हो गया WTO। तो इन दो इंस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए कितना भरोसा हम कर सकते हैं ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर? देखिए, मैं उन देशों में जाके पढ़ा भी और नौकरी भी की है, इसलिए मैं आपको अंदर से बता सकता हूँ कि जहां तक ट्रंप की पॉलिसीज का सवाल है वो ठीक है। जो उन्होंने WTO पे भी कदम उठाए, जो उन्होंने क्लाइमेट पे भी किया, जो उन्होंने NATO में भी किया, एक निगाह से देखा जाए, और जो अब भी जीतने के बाद भी जो कह रहे थे कि आप लड़ाइयाँ करते हैं और हमारे नौजवान वहां मर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, तो उनकी जो पॉलिसीज है वो शांत पॉलिसीज है। बिजनेस के एंगल से आप देखिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है अमेरिका, करीब 30% दुनिया की अर्थव्यवस्था वो चलाता है, उसका अपना सेंट्रल बैंक आपने देख लिया, सेंट्रल बैंक ने उसको कैसे वेलकम किया है। तो क्योंकि इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है दुनिया के लिए, उनको भी पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पॉलिसीज उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की भी और अपनी भी उनको एक बैलेंस करना पड़ेगा। ट्रंप एज अ बिजनेसमैन, ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट, दो चीज अंतर है। एज अ प्रेसिडेंट उन्हें अपने देश के लोगों की एम्प्लॉयमेंट, अपने देश की ग्रोथ, और उन्होंने इसी नारे पे तो जीते हैं, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ऑब्वियसली इंटरनल फोकस तो रहेगा ही। पर जहां तक इंडिया का सवाल है, हम लोग की क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, हम लोग के इंटरफेरेंस तो करते ही नहीं है। और कल आपने देखा जयशंकर जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि ट्रंप को इमिग्रेशन और मोबिलिटी में अंतर देखना चाहिए। जी ठीक है, हमारे लोग वहां जाके काम करेंगे या वो काम यहाँ पर आएंगे। हमें तो क्योंकि हम भी ग्रोथ प्रस्त लोग हैं, हम भी शांति प्रस्त लोग हैं, इसलिए हमें भी क्योंकि यंग डेमोग्राफिक को एम्प्लॉयमेंट देना है। ठीक है, वहां के जॉब यहाँ है और हमारे लोग यहाँ से एंगेज करके वहां पे प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, बहुत बढ़िया है। डिजिटल और AI और ML के कारण ये सब अभी मुमकिन है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप की एज अ बिजनेसमैन, ट्रंप की एज अ प्रेसिडेंट जो पॉलिसीज रहेंगी दोनों देशों के लिए लाभदायक रहेंगी। थोड़ी इनवर्ड होंगी, पर उनकी इनवर्ड पॉलिसी से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो डिजिटल में AI और ML में हम लोगों ने जो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, अब उसमें हमें कोई पिछाड़ नहीं सकता है। उनको भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट का सवाल। जहां तक आपका सवाल ट्रेड, जो आजकल बहुत डर हो रहा है सबको कि टैरिफ पे क्या है, हाँ कोई शक नहीं है, वो भी उनकी भी पॉलिसीज हमें क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रेसिडेंट की पॉलिसी से हमें डर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, हमें पता है ये क्या चाहते हैं, कहाँ इनकी नजर जा रही है। हाँ, अगर दुनिया के देश इतने बड़े डंपिंग करेंगे अमेरिका के अंदर, खास करके चाइना, और अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करके, और अगर ट्रंप उसमें 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, तो उसमें हर्ष क्या है, हमें भी फायदा। हमने कई अपॉर्चुनिटीज लूज की हैं। अगर वो इस तरीके चाइना के डंपिंग को रोक सकता है, तो बाकी के देश जो इतने एफिशिएंट हैं और जो रियलिस्टिक हैं, आइडियल हैं, गलतियां नहीं करते और मिसबिहेव नहीं करते एक्सचेंज रेट के साथ, उनको फेयर डील मिल जाएगी। ये तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। चलते चलते सर, थोड़ा सा रिटेल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर्स को जो खोलने की लगातार वकालत करता रहा है अमेरिका, उसको लगता है कि आपको और ज़्यादा पुश देने जा रहा है, या फिर जैसा आपने कहा कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं कुछ वर्षों से काम कर रहा हूँ बाज़ल नॉर्म्स पे, और मेरा अपना विश्वास है कि खास करके कोविड के बाद बाज़ल नॉर्म्स जो है वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है। अगर आपने ग्रोथ रिवाइव करनी है, और खास करके यंग डेमोग्राफिक इंडिया में अगर आपने ग्रोथ को एकदम बढ़ावा देना है, तो बाज़ल नॉर्म्स थोड़े हम लोगों को खींच के रखते हैं। यही बात अमेरिका में पिछले 2 दिन में शुरू हुई। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको बाज़ल नॉर्म्स, और कमर्शियल बैंक्स अमेरिका के फील कर रहे हैं कि बाज़ल नॉर्म्स को लिबरल करना चाहिए। तो जहां तक फाइनेंशियल सेक्टर का सवाल है, अगेन एज अ बिजनेसमैन, पहला इंटरेस्ट रेट कम हो गए, दूसरी बात इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रीडम देना शुरू हो जाए। तो फाइनेंशियल सेक्टर को
इससे अगेन बढ़ावा मिलेगा। आप जानते ही हैं, उत्पाद करना हो, कुछ भी करना हो, एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सेक्टर की सपोर्ट बहुत जरूरत रहती है, बैंकों की भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस, शैडो बैंक्स कंपनीज की भी। तो ट्रम्प के राज में मुझे जो लग रहा है, बाज़ल नॉर्म्स थोड़े ढीले होंगे और फाइनेंशियल सेक्टर को छूट दी जाएगी कि जाके फाइनेंस करो ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी एक अच्छी बात है। चरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और हमेशा की तरह जो आपने चीज़ों को सरल करके हमारे दर्शकों तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इकोनॉमी टुडे में फिर से वक्त निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, और कारोबार जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। राजा, आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ट्रंप के सत्ता में आते ही फेडरल रिजर्व ने 4.25% की कटौती का फैसला लिया है। बैंक ने ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती की घोषणा की, और बैंक की जो प्रमुख ब्याज दर है वो 4.6% रह गई है, जो फेडरल रिजर्व की सितंबर से पहले 5.3% थी। दरों में आधा फीसदी की कटौती की गई थी। इससे पहले अमेरिका में महंगाई अब केंद्रीय बैंक के लक्ष्य 2% के काफ़ी करीब आ गई है। इससे फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कटौती करने में मदद मिल रही है। मध्य 2022 में अमेरिका में महंगाई दर पिछले 4 दशक के सबसे ऊंचे स्तर 9.1% पर पहुंच चुकी थी, जो इसी वर्ष सितंबर में घट करके 2.4% पर आ गई। और अब आपको लिए चलते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरों के सफर पर फटाफट अंदाज में। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। त्योहारी सीजन में बड़ी छूट और उच्च ग्रामीण आय के कारण भारत के ऑटो सेक्टर की खुदरा बिक्री में तेजी दर्ज हुई है। FADA के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कारों, दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अक्टूबर में 32% बढ़कर 28.33 लाख यूनिट हो गई। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में करीब 6% बढ़कर 1.39 करोड़ हो गई, जो पिछले महीने 1.30 करोड़ के करीब थी। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर करीब 9% बढ़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने देश में कई जगहों पर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजन से जुड़े कई वेंडर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों को लेकर छापेमारी की। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 24 जगहों पर ED द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु प्रमुख हैं। ED की छापेमारी का उद्देश्य कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से संबंधित सबूत ढूंढना है, जो कि इन ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की जा सकती है। टाटा पावर ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत कंपनी सोलर और विंड एनर्जी की आपूर्ति के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जरूरी स्मार्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। साथ ही टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एयरपोर्ट को 10.8 मेगावाट एनर्जी की आपूर्ति भी करेगी। माइक्रोसॉफ्ट AI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्तफा सुलेमान ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान देश की तारीफों के पुल बांधे। बेंगलुरु में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग AI कंपेनियंस फॉर इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकारा कि दुनिया भर में मौजूद कंपनी की मजबूत टीम का हिस्सा भारत स्थित बेंगलुरु और हैदराबाद भी हैं। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक फॉर्च्यून इंडिया 500 में शामिल मिंडा कॉरपोरेशन को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 22 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है। इस आवंटन से यमुना प्राधिकरण को 644 करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा और साथ ही 2275 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।
भारत में FMCG सेक्टर में जुलाई से सितंबर तिमाही में 5.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नीलसन IQ की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही में ग्रामीण इलाकों में बिक्री शहरी इलाकों को पछाड़ते हुए 6% ज्यादा रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एयर फ्रांस KLM के साथ मल्टी ईयर डील साइन की है। इसके तहत टाटा ग्रुप की IT कंपनी एयर फ्रांस KLM को एक डेटा आधारित एयरलाइन बनने में मदद करेगी। TCS ने विश्वसनीयता, सोशल मीडिया, ग्राहक सेवा और ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए 30 वर्षों के लिए एयर फ्रांस KLM के साथ साझेदारी की है।